Yes, students, this is the second part of our chapter Sectors of the Indian Economy. ये हमारे चैप्टर का द्वितीय भाग है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ द एम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीज्ड, कैसे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया जाता है, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाता है और सरकार कौन कौन से स्टेप उठाती है। इसमें हम मनरेगा के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि 2005 में एक एक्ट पास किया गया था, और इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारा जीडीपी जो है, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था 1970 में और 1971 में। बट 2010 और 11 के समय में थर्ड सेक्टर जो है, टर्शियरी सेक्टर जो है, इसका जीडीपी में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों हुआ? वाई इज़ द tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. First, in any country, several services such as hospitals, education institutions, post and telegraph services, police station, courts, villages, administrative offices, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance, companies, etc. are required. देखिए राज्य में हर एक राज्य में इन सभी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि हॉस्पिटल हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, टेलीग्राफ है, पुलिस स्टेशन है। तो जो इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको बोला जाता है बेसिक सर्विसेज, जो हमारी आधारभूत सेवाएं होती हैं, आधारभूत सर्विसेज इनको, आधारभूत सेवाएं इनको बोला जाता है। इन अ डेवलपिंग कंट्रीज द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविज़न ऑफ दीज सर्विसेज। और एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एक जो विकासशील देश है, यह सरकार का उत्तरदायित्व होता है इस प्रकार की सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड कराना। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है, the development of agriculture and industrial leads to the development of services such as transport, trade, storage and the like. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. देखिए, इसके लिए हमारी जो सरकार है उसमें एग्रीकल्चर को, मतलब कृषि को और उद्योगों को भी और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि ऐसी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, यातायात की, व्यापार की, स्टोरेज की, ऐसी सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड किया जा सके। और इनके कारण ही ये जो सर्विसेज हैं, मतलब जो स्टोरेज की, ट्रांसपोर्ट की, इनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है, as income level rise, certain section of the people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. और देखिए, इसके अलावा अब जैसा कि आपको पता है कि लोगों की जो आय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लोगों की आय के कारण ही लोगों ने बाहर जाके खाना शुरू कर दिया है, शॉपिंग के लिए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का यूज़ ये लोग करते हैं। तो जिससे कि ये जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, इसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नाउ फोर्थ, over the past decades or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. देखिए, काफ़ी समय से हमारी कुछ नई सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आता है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और इन सब सेवाओं का उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दीज न्यू सर्विसेज एंड द रीजन्स फॉर देयर एक्सपेंशन, और इन नई सर्विसेज के कारण ही हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा आगे जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एंड नाउ देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। देखिए, अब बहुत ही लिमिटेड, सीमित संख्या में ऐसी सर्विसेज हैं जो लोगों को स्किल्ड और एजुकेटेड जो वर्कर्स हैं उनको सेवाएं प्रोवाइड कर सकती हैं। एट द अदर हैंड, देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन सर्विसेज such as small shopkeepers, repair persons, transport persons, etc. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunity for work are available to them. और इसके अलावा लोग जो हैं वो कुछ, मतलब जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं
वो छोटे छोटे दुकानदार हैं, रिपेयर पर्सन हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स हैं। ये मतलब ऐसी सर्विसेज ये लोग करते हैं क्योंकि इन लोगों के पास और काम करने के लिए नहीं होता है, कोई और दूसरा विकल्प इनके पास नहीं होता है। और हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस, और इसलिए इनका कुछ ही क्षेत्र है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। इसी कारण से केवल एक ही जो पार्ट है मतलब टैरशरी जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। नाउ वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पर अंगेज हैं। देखिए इनके क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं, क्वेश्चन बने बनाए हैं कि ज़्यादातर अधिकतर लोग जो हैं वो कहाँ पे उनको रोज़गार मिला हुआ है। और इससे पहला टॉपिक जो हमने किया है कि वाई द टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, तृतीय क्षेत्र जो है वो भारत में इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है। ये 4 के 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आगे देखते हैं, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, कहाँ पर इन लोगों को काम मिला हुआ है। देखिए इसमें कहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। इन्होंने कहा कि हमारी कंट्री के जो ज़्यादातर मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स, आधे से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं या मजदूर हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, मीन्स कृषि क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं उसमें लगे हुए हैं। और प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी, जो जीडीपी का केवल 1/6 प्रोड्यूस करते हैं। जो सकल घरेलू उत्पाद हमारा होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका केवल 1/3 ही वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द सेकेंड एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ द पीपल। और इन्होंने कहा कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है वो लेस अबाउट हाफ द पीपल, मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स इज़ दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इट इज़ नेसेसरी। इट मीन्स ये है कि एग्रीकल्चर में जितने लोगों की, मीन्स कृषि में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करने में लगे हुए हैं। सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी इफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। और अगर एग्रीकल्चर में से कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाता है तो उससे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पादन है, उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयड इसको कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नॉट वन इज़ फुली एम्प्लॉयड। देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपना काम करता है, बट वो इतना काम नहीं करता जितनी कि उसकी पोटेंशियल होती है, वो अपनी क्षमता से कम काम करता है। और दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट अल्प बेरोजगारी की अवस्था इसको कहा जाता है। वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। यहाँ पे लोग जो हैं वो काम करते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु अपनी जो उनकी पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मीन्स होता है जो उनकी क्षमता है, उससे लेस वर्क वो करते हैं, उससे कम काम ये लोग करते हैं। दिस काइंड ऑफ underemployment is hidden in the contrast to someone who does not have a job is clearly visible as employed. Hence it is also called disguised unemployment. इसको disguised प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसको कहा जाता है। मतलब जब लोग जो हैं वो काम करते हुए दिखाई देते हैं बट एक्चुअल में वो लोग काम नहीं करते। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहा जाता है, जहाँ पे लोगों के पास कोई भी काम नहीं होता। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। देखिए इससे पहले हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा कि लोगों के पास काम नहीं होता है, तो इसी प्रकार की जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अल्प बेरोजगारी है, वो दूसरे सेक्टर में भी हमें दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। देखिए कैजुअल वर्कर्स होता है नियमित जो कर्मचारी हैं, वो क्या करते हैं सर्विस सेक्टर में इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, उनको डेली प्रतिदिन रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन्स एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स।
और इनमें से ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि पेंटर होते हैं, प्लम्बर होते हैं और रिपेयर पर्सन्स होते हैं और कुछ और काम भी करते हैं. Many of them did not find work every day. Similarly, we see other people of the services sector on the street pushing a cart of selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. देखिए इसी प्रकार से हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो जो लोग हैं वो अपना काम करते हैं बट डेली उनको काम नहीं मिलता और फिर भी वो लोग काम करते रहते हैं. और इसके अलावा जो कई लोग ऐसे होते हैं जो गलियों में ही कार्ट को पुशिंग करते हैं, जैसे रेडी वाले लोग होते हैं, वो जो भी बेचते हैं, उन पूरा दिन काम करने के बावजूद उनको जो कमाई होती है वो बहुत ही कम होती है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ज़्यादा रोजगार कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, कैसे सरकार जो है या ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे उत्पन्न किया जा सकता है. देखिए एग्रीकल्चर में, कृषि में अगर एक व्यक्ति को ट्यूबवेल लगा दिया जाए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर में ही अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है. देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल. इन वट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल. देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है कि लोग ऐसे हैं जो कि दिखाई देते हैं कि वो वर्क करते हैं बट फिर भी उनके पास प्रॉपर वर्क नहीं होता है. तो ऐसे में क्या किया जाए, किस प्रकार से उनके लिए जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए, लेट अस सी. इसमें इन्होंने कहा promote and locate industries and services in semi-rural areas where a number of people may be employed. देखिए जो हमारे प्रमोट और हमारे जो लोग वो हैं मतलब सेमी रूरल एरिया हैं, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chipacia pulses crops. Setting up a dal mill to process these and sell in the cities is one such example. देखिए इसके लिए इन्होंने कहा कि जो फार्मर्स हैं जो ये दालें उगाते हैं उनके लिए दाल मिल उगाई जा दाल मिल लगाई जा सकती है, वहाँ पे सारी प्रोसेस करके उनको शहरों में बेचा जा सकता है. इसके अलावा ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, ओपनिंग ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज मतलब जो शीत भंडारण होते हैं उनकी स्थापना की जा सकती है. गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज एंड अनियंस एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड. तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने अनियंस को, पोटैटोज़ को और प्याज और आलू जो होते हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं और जब उनके प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो वो उनको जा करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, उनको मार्केट में बेचा जा सकता है. इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हनी कलेक्शन सेंटर्स भी किसानों के लिए वहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं, जहाँ हनी का मीन्स होता है शहद, शहद इकट्ठा करने के केंद्र भी वहाँ पे स्थापित किए जा सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टमाटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स. और ये भी संभव है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ जहाँ पे वेजिटेबल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं उत्पाद जो हैं उनकी प्रक्रियाएं की जाती हैं और उनको बाहर मार्केट में बेचा जा सकता है. दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरी इन लार्ज अर्बन सेंटर्स. और इससे जो सेमी रूरल एरिया में वो सेमी रूरल एरिया में जो उद्योग लगाए जाएंगे उनसे काफ़ी सारे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. देखिए इसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे 5 to 29 ईयर्स की एज ग्रुप के जो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं और 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी लेबरर्स. अब इन्होंने कहा कि हमारे काफ़ी संख्या में लोग हैं जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं या मज़दूरों के रूप में काम करते हैं और अगर ये बच्चे भी स्कूल्स में जाने लग जाएं तो उनके लिए ज़्यादा बिल्डिंग्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होगी और दूसरे स्टाफ की भी ज़रूरत होगी. अ स्टडी कंडक्टेड बाय द अरेस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन नाउ नोन as Niti Aayog estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. देखिए नीति आयोग जो बनाया गया उससे ये एस्टिमेट लगाया गया कि अगर ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में जाना शुरू कर दें तो इससे 20 लाख नई नौकरियों को
क्रिएट किया जा सकता है। सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशंस वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा टू वर्क इन रूरल एरियाज़। और इसी प्रकार से अगर हेल्थ सिचुएशन को सुधारना है, स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को सुधारना है, तो उसके लिए भी ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे भी एम्प्लॉयमेंट जो है, रोज़गार जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। देखिए अब इसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, we must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement for the short term. We need some quick measures. बट देखिए जो ये हमने आगे अब ऊपर पढ़ा कि स्कूल्स ओपन किए जाने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाए जाने चाहिए, तो इनको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो कुछ ऐसे क्विक मेजर्स की ज़रूरत है जिनको जल्दी ही लागू किया जा सके। रिकॉग्नाइज दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए हमारी इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा। देखिए ऐसा करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, 625 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं भारत की, वहाँ पे एक योजना चलाई और इस योजना का जो नाम है मनरेगा इसको कहा जाता है। अब ये होती क्या है मनरेगा, शॉर्ट में भी आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म, और इसके अलावा कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, एक्ट कौन सा था, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। अब होता क्या है, लेट अस सी। Under Manrega 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are granted 100 days of employment in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. The type of work they would in future have to increase the production from land will be given preference under the act. देखिए इसके अनुसार क्या था कि सरकार क्या करेगी, ग्रामीण एरियाज़ में 100 डेज़ के लिए रोज़गार प्रोवाइड करेगी, 100 दिनों के लिए रोज़गार लोगों को दिया जाएगा। और अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का मीन्स होता है बेरोजगारी भत्ता भी उनको दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखिए बच्चे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र। पहले शॉर्ट में इसको देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं वो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं वो सरकार के कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, क्या होते हैं ये। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, they are registered by the government and have to follow its rules and regulation which are given in various laws such as the Factory Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratitude Act। देखिए इसके अनुसार ये जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं, संगठित क्षेत्र जो हैं, वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और इनको सरकार के द्वारा बनाए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, नियम और कानून बनाए जाते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अब कौन कौन से कानून हैं सरकार के द्वारा, कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, और इसके अलावा आपके पास आता है पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें जो अधिकार होता है वो जो हमारी प्राइवेट सेक्टर में ऑनरशिप एसेट्स और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के हाथ में होता है। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, आपको दिया है रेलवे और पोस्ट ऑफिस। लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पब्लिक सेक्टर में आती है, टाटा एंड स्टील कंपनी। इसके फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, टिस्को, व्हाट इज टिस्को, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ऑन्ड। रिलायंस जो है वो प्राइवेटली मतलब एक निजी कंपनी में इसको इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है टू अर्न मनी, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन को कमाना। और इसके अलावा
टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ऐसी सर्विसेज को प्राप्त करना जिसके लिए हमें मनी देनी पड़ती है। द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। अब हमारा जो पब्लिक सेक्टर है यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं होता है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। देखिए हमारी जो सरकार है वो धन कमाने के लिए मतलब लोगों के ऊपर टैक्स लगा देती है। और मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। हमारी जो सरकार है आधुनिक समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च करती है। देर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। देखिए हमारा जो समाज है उसको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनको प्राइवेट सेक्टर जो है वो अकेले प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या किया जाता है? दीज आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए हमारी सरकार को सपोर्ट करना पड़ता है। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज इट। प्राइवेट सेक्टर जो है वो तब तक अपना काम कंटिन्यूसली नहीं कर सकता जब तक हमारी सरकार उसको प्रोत्साहित नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। देखिए एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि अगर ये मतलब जब बिजली को सेल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जब बेचा जाता है तो इससे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेनली जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वहाँ, तो ऐसी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद करना पड़ता है। गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप उठाए कि ऐसे रेट फिक्स किए इसके लिए जिसके आधार पर मतलब हमारी जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इनको एक्वायर कर सके, वो भी इनको यूज़ कर सके। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और इसमें क्या किया जाता है, सरकार जो है वो कीमत अपनी तरफ से कुछ पे करती है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। और सरकार को इनके निश्चित रूप से खर्च करना पड़ता है। तो आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी हमारी सरकार जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे हेल्थ प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये उनकी मेन ड्यूटी बनती है अपनी जनता के लिए। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस इशू इन द फर्स्ट चैप्टर रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन particularly elementary education is the duty of the government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. तो हमारी जो सरकार है उसका मेन काम क्या है? हेल्थ से संबंधित और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब हमारे देश की जनसंख्या जो है वो इलिटरेट है और वो वर्ल्ड में उसका बहुत बड़ा भाग है। अब समिंग अप में क्या आता है? देखिए समिंग अप में ये आता है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या बातें पढ़ी हैं। इसमें हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं एंड जीडीपी क्या होता है, और इसके अलावा हमारी सरकार कौन कौन से स्टेप उठाती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और पब्लिक एक्टिविटीज़ और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। सो गर्ल्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।